हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चैप्टर के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, हम लोग आज कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कोशिका के बारे में, कोशिकांग क्या होते हैं, कोशिका के अंदर कौन कौन से विभाजन होते हैं, A to Z हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारी एनसीईआरटी में दी गई है, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है हम लेंगे। और हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत से क्वेश्चन जो है आपके कोशिका के चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और इससे पहले के वीडियो जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 है, उनके वीडियो भी जो हमारे चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बिना देरी के शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। और चैप्टर का नाम है हमारा जीवन की मौलिक इकाई। और जीवन की मौलिक इकाई यानी कि कोशिका होती है। तो कोशिका के बारे में जो सबसे पहला ही पॉइंट आपको जो याद रखना, जो इस एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, जो मैं आपको बता देता हूं कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। तो दोस्तों, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। और बात करें कोशिका की खोज की, तो सबसे पहले कोशिका की जो खोज की थी 1665 के अंदर की थी, और वो की थी रॉबर्ट हुक ने। ये पॉइंट हमारे आने वाले हैं, तो हम शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि जो जीव होते हैं, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर हम जो है जनरली दो प्रकार के जीव पढ़ते हैं। एक तो एक कोशी के जीव होते हैं और एक बहुकोशी के जीव होते हैं। और नाम से पता चल रहा है कि ऐसे जीव जिनके अंदर सिर्फ एक ही कोशिका होते हैं, सभी के सभी कार्यों को संपन्न करवाने के लिए, उन्हें हम एक कोशी के जीव कहते हैं। और ऐसे जीव जिनके अंदर बहुत सी का जो है क्रियात्मक इकाई यानी कि कोशिकाएं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुकोशी के जीव कहते हैं। तो एकमात्र कोशिका स्वयं ही एक संपूर्ण जीव होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम क्या याद रखेंगे, तो एक कोशी के जीवों के जो उदाहरण हैं आप याद रखें। अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, यूग्लिना, ये सारे उदाहरण जो है वो एक कोशी के जीवों के हैं। और बहुकोशी के जीवों के उदाहरण आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सारे जो जंतु, पौधे, कवक, शैवाल जितने भी है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, बहुकोशी के जीव होते हैं। एक बार ऐसी बात होती है दोस्तों कि हम जनरली ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोकैरियोट कोशिका और एक कोशी के जीवों को जो एक प्रकार समझ लेते हैं। तो एक कोशी के और प्रोकैरियोट में थोड़ा डिफरेंस होता है। एक कोशी के जिसके अंदर सिर्फ एक ही कोशिका होती है, और प्रोकैरियोट कोशिका वो होती है जिसके अंदर केंद्रक के जो बाहर केंद्रक झिल्ली होती है वो नहीं होती। आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में भी। सबसे इंपॉर्टेंट जो ये है बॉक्स बनाया हुआ, इसको आप ध्यान से देखें दोस्तों। कोशिका का सबसे पहले पता जो है रॉबर्ट हुक ने लगाया था 1665 में। लेकिन इन्होंने जिस कोशिका का पता लगाया था वो तो मृत कोशिका थी। तो दोस्तों, पूछ लिया जाए कि कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 के अंदर। लेकिन वो तो मृत कोशिका थी। सबसे पहली जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो लीवेनहॉक ने। तो लीवेनहॉक ने जो है 1674 के अंदर सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाए। पॉइंट का हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि लीवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। उसके बाद में अगले वैज्ञानिक हुए हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के अंदर जो है केंद्रक का पता लगाया। तो कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। और पुरोकंज थे, इन्होंने कोशिका के स्थित तरल पदार्थ यानी कि जिसको हम जीव द्रव कहते हैं, कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ होता है और केंद्रक के अंदर भी जो तरल पदार्थ होता है, इनको हम मिलाकर क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव भी बोलते हैं, साइटोप्लाज्म इसको इंग्लिश में बोलते हैं। जो साइटोप्लाज्म की सबसे पहले खोज किसने की थी, वो की थी पुरोकंज ने। और उसके बाद में दो वैज्ञानिक आए थे, स्लाइडन और शवान। तो स्लाइडन और शवान ने क्या बताया था, इन्होंने सबसे पहले कोशिका का सिद्धांत दिया था कि कोशिका की कोशिका कैसे उत्पन्न होती है, कोशिका क्या होती है, जीवन की मूलभूत इकाई होती है। इनके बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया था, या फिर सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडन और स्वान ने। और उसके बाद एक और वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था विर्चो। इन्होंने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया था कि कोशिका जो है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनी होती है। तो सारे वैज्ञानिकों के नाम जो इस बॉक्स में है दोस्तों, सारे अपने लिए इंपॉर्टेंट है। सारे एक बार मैं बता देता हूँ कि कोशिका की सबसे पहले जो खोज की थी वो 1665 के अंदर किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। वो कोशिका मृत थी। जीवित कोशिका की खोज जो है वो लीवेनहॉक ने की थी। और उसके बाद में जो है पुरोकंज ने जो है कोशिका के अंदर जैविक तरल पदार्थ यानी कि जीव द्रव की खोज की थी। स्लाइडन और स्वान ने जो है वो कोशिका का सिद्धांत दिया था। विर्चो ने जो है वो कोशिका के बारे में ये बताया था कि जो कोशिकाएं बनती है वो पुरानी कोशिकाओं से बनती है, कहीं से प्रकट नहीं होती। और रॉबर्ट ब्राउन जो थे, उन्होंने किसकी खोज की थी,
उन्होंने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की थी। आगे देखते हैं हम दोस्तों, कोशिकाएं जो है हमारे शरीर की यानी मनुष्य शरीर की जो कोशिकाएं वो भी अलग अलग आकृति की होती है। कोशिकाएं कभी एक जैसी नहीं होती। तो ये आप देख सकते हो चिकनी पेशी की जो है कोशिका कैसी होती है, ब्लड की कोशिका कैसी होती है, ये अपने को इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं। अब लिखा हुआ है कि कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। अब ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोशिका किसकी बनी होती है, तो कोशिका कोशिकांगों की बनी होती है, यानी कि कोशिका के अंदर कोशिका के और अंग होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिकांग कहते हैं, जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ईआर हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं। कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन कैसा होता है। दोस्तों थोड़ा सा फास्ट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे लिए जो है सब कुछ चीज़ें पढ़ी हुई है, एक बार रिवीजन करने की होती है, तो इनको जो है थोड़ा जल्दी पढ़ाने का प्रयास करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको थोड़ा सा समझ में भी जल्दी आए। कोशिकाओं के अंदर प्रमुख 3 गुण होते हैं, जिसलिए कोशिका जो है बहुत ही अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। 3 गुण प्रमुख कौन कौन से होते हैं, तो कोशिका के अंदर एक प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, यानी कि जो कोशिका होती है उसके चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसको कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग जो है सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और इसको जो है प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। और कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है और कोशिका के अंदर जो है एक प्रकार से एक द्रव होता है, यानी कि तरल पदार्थ होता है, और जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली क्या होती है, तो यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। कोशिका की जो सबसे बाहरी झिल्ली होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, और कोशिका झिल्ली को ही हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। तो सबसे बाहरी आवरण क्या कहता है, ये प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली जो है वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में होती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। अब किस लिए कहा जाता है वो मैं बता देता हूँ। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का मतलब क्या होता है, यानी कि SPM सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये क्या होती है, किसी भी चीज़ को जो है ऐसे ही अपने कोशिका के अंदर आने नहीं देती और ऐसी किसी चीज़ को जो है कोशिका से बाहर नहीं जाने देती। जो कोशिका के लिए यूजफुल चीज़ होती है, जो उसको चाहिए होती है, उसको ये जो है आने देती है कोशिका के अंदर, और कोशिका के अंदर जो वेस्टेज पदार्थ होता है उसको कोशिका से बाहर जाने देती है। हर किसी पदार्थ को जो है कोशिका से बाहर नहीं जाने देती और हर किसी पदार्थ को कोशिका के अंदर आने नहीं देती। इसलिए हम इस कोशिका को कहते हैं वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो ये ध्यान रखें दोस्तों कि कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है, कि वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। अब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के अंदर आपको पता है कि कोई चीज़ें बाहर आ सकती है या बाहर जा सकती है, यानी कि परिवहन होता रहता है। परिवहन किसका होता है, या तो गैसों का परिवहन होता है, यानी कि वायु का, यानी गैसों का परिवहन होता है, या फिर तरल पदार्थों का परिवहन होता है। तो आप ये ध्यान रखें दोस्तों कि कोशिका के अंदर जो परिवहन होता है वो गैसों का परिवहन जो है विसरण विधि के द्वारा होता है, और तरल पदार्थ का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, वो परासरण विधि के द्वारा होता है। विसरण और परासरण एक नाम से देखा जाए तो एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि परासरण सिर्फ तरलों में होता है और विसरण जो है सिर्फ और सिर्फ गैसों के अंदर होता है। और दोनों में होता क्या है कि जब कोई गैस है वो अपने उच्च सांद्रता से जो है निम्न सांद्रता की ओर जाती है, उसे हम विसरण कहते हैं। ये हर जगह होता है। और तरल पदार्थ जो है वो भी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाते हैं, ये भी इसको कैसे हैं, परासरण। ये भी जो है हर जगह पाया जाता है, कोई कोशिका के लिए स्पेशल नहीं है। तो ये ध्यान रखें। तो कोशिका के अंदर तरल पदार्थों का जो आवागमन होता है, परिवहन होता है, वो परासरण विधि के द्वारा होता है, और गैसीय पदार्थों का जो आवागमन या परिवहन होता है वो विसरण विधि के द्वारा होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अथवा ऑक्सीजन जो है कोशिका झिल्ली के आर पार विसरित होती रहती है और विसरण विधि के द्वारा इधर से उधर जाती रहती है। तो नाम ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि कन्फ्यूजन हो ही जाती है हमें। जब तुरंत का नहीं पढ़ा होता है तो विसरण विधि के द्वारा, परासरण विधि के द्वारा, और भी 2 विधियाँ दे दे और अपन कहे कि गैसों का आदान प्रदान कोशिका के अंदर किस विधि के द्वारा होता है, तो विसरण विधि के द्वारा। पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, इसी को हम विसरण कहते हैं, इसी को हम लोग परासरण कहते हैं। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होती है उसे हम परासरण कहते हैं। जल यानी कि तरल पदार्थ, जब तरल पदार्थ की जो है गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है उसे हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। ये भी मैंने आपको पॉइंट बता दिया।
यदि हम किसी जंतु कोशिका को या पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा। तो ये दोस्तों ये तीनों जो पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट तीनों मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। पहले मैं इनको आपको समझा देता हूँ, फिर आपको जल्दी से मैं पढ़ा दूंगा क्या होते हैं। तो विलयन में रखें, जो पानी का जो है या तो उसके अंदर शक्कर डाली हुई है या फिर उसके अंदर नमक डाला हुआ है। मान लो आपने जो है नमक वाला पानी लिया, तो सांद्रता के अनुसार पानी दो प्रकार का होता है, एक तो उच्च सांद्रता वाला, एक निम्न सांद्रता वाला। यानी कि एक विलयन ऐसा होता है जिसको हम तनु विलयन बोलते हैं, एक सांद्र विलयन होते हैं। तो तनु विलयन लिया एक, तो एक सांद्र विलयन लिया और एक नॉर्मल विलयन लिया, नॉर्मल पानी ले लिया जिसके अंदर कोई नमक या चीनी घोली हुई नहीं है। एक के अंदर चीनी घोली हुई है लेकिन चीनी जो है वो बहुत कम घोली हुई है और तभी तो वो तनु है। और सांद्र विलयन वो होता है जिसके अंदर चीनी जो आपने घोली है तो वो बहुत ज़्यादा घोल दी है, तो उसको हम लोग कहते हैं सांद्र विलयन। जब आपने चीनी कम घोली है तो उसमें पानी की सांद्रता क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और पानी की सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी तब आप उस पानी के अंदर जब आप कोशिका को रखोगे तो पानी जो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा, यानी कि कोशिका के अंदर चला जाएगा और कोशिका जो है फूल जाएगी या फूल कर फट भी जा सकती है। अब जब आप चीनी ज़्यादा डालोगे तो चीनी की सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी, तो पानी की जो है सांद्रता क्या हो जाएगी, वो पानी की सांद्रता वो है कम हो जाएगी। और पानी की सांद्रता कम हो जाएगी तो आप किसी उस पानी में जो है कोशिका को रखोगे तो कोशिका के अंदर का जो द्रव है वो खुद बाहर आ जाएगा और कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। और जब आप नॉर्मल पानी में रखोगे जिसके अंदर चीनी भी नॉर्मल मात्रा में है, जैसा का जैसी सांद्रता जो उस कोशिका के अंदर के द्रव की है वैसी की वैसी आपने अपने पानी के अंदर सांद्रता रखी है, तो कोशिका उसके अंदर डालोगे तो जितनी कोशिका है उतनी ही रहेगी। तो ये पॉइंट आपको तीनों ध्यान रखने हैं। तनु विलयन के अंदर जिसके अंदर जल की सांद्रता ज़्यादा है उसमें कोशिका को रखेंगे तो कोशिका फूल के फट जाएगी। यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम में रखें अर्थात नमक की मात्रा को कम रखें तो जल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो उसमें परासरण विधि द्वारा जल जो है वो कोशिका के अंदर चला जाएगा और ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, अल्प परासरण दाबी कहते हैं। और दूसरा है यदि कोशिका को ऐसे माध्यम में रखें जिसमें बाह्य जल की सांद्रता और कोशिका की सांद्रता बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से कोई भी शुद्ध गति नहीं होगी और ऐसे विलयन को हम कहते हैं समपरासारी विलयन। परासरण नहीं होगा तो समपरासारी हो गए। और यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के विलयन से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा और ऐसे विलयन को जो हम क्या कहते हैं, अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। ये पॉइंट दोस्तों आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों ये पॉइंट थोड़ा सा जो मेरे को इंपॉर्टेंट दिखा, इसके अंदर जो आपको भी ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पौधों की जड़ों के द्वारा जो पौधे जो है भूमि के जल को अवशोषित करते हैं जड़ों के द्वारा, वो किस विधि से करते हैं। तो पौधे जो है जल का अवशोषण परासरण की विधि द्वारा ही जल का अवशोषण करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की कुछ विशेषताएं लिखी है कि ये लचीली होती है और किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, यानी कि वसा और प्रोटीन की बनी होती है। तो पॉइंट ध्यान रखें दोस्तों कि जो किसी भी कोशिका की जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है, वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली का लचीलापन ही जो एक कोशिकीय जीवों को कोशिका के बाह्य पर्यावरण के अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता प्रदान करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस क्या है, ऐसा आ सकता है अपने जो है कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि एंडोसाइटोसिस से अपन क्या समझते हैं। तो सूक्ष्म जीवों या फिर एक कोशिकीय जीवों में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है, ये इसका सही आंसर है। तो सूक्ष्म जीवों के अंदर जो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और ये एंडोसाइटोसिस कैसे होता है तो आपको पता होगा, जैसे मान लो ये अमीबा कुछ ऐसा दिखता है और जब अमीबा के पास भोजन होता है तो अमीबा क्या करता है, इस भोजन के चारों तरफ इस प्रकार से, क्योंकि इसकी कोशिका झिल्ली जो है बहुत ही लचीली होती है तो इस प्रकार से आकार बना लेता है और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद जो है ये बंद कर लेता है और इस भोजन को अंदर ले लेता है। तो बाहरी भोजन को जो है ये अमीबा या कोई भी जो है सूक्ष्म जीव या फिर एक कोशिकीय जीव जो भोजन ग्रहण करता है बाहरी पर्यावरण से, वो भोजन को किस विधि के द्वारा लेते हैं, एंडोसाइटोसिस के द्वारा। और एंडोसाइटोसिस मैंने समझा दिया कैसे, पहले जो है कोशिका आकार अपना ऐसा बना लेती है, उसके चारों तरफ घेरा लगा देती है खाने के, और उसके बाद कोशिका बाहर से बंद हो जाती है और बीच में से जो है खुल जाती है और इस प्रकार से भोजन जो है कोशिका के अंदर आ जाता है। आपको इतना पॉइंट ध्यान रखना है दोस्तों कि एक कोशिकीय जीव में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं दोस्तों कोशिका भित्ति क्या होती है। तो कोशिका भित्ति दोस्तों ये एक जंतु कोशिका या पादप कोशिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है। ये जो है जंतु कोशिका के अंदर नहीं होती, पादप कोशिका के अंदर होती है।
अभी जो कोशिका झिल्ली होती है इसके अंदर पादप कोशिकाओं के अंदर इनके अंदर एक और ऐसी झिल्ली पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं इसको। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अलावा एक और होती है जिसको हम कोशिका भित्ति भी कहते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कोशिका झिल्ली है भले वो जंतु कोशिका की हो, भले वो पादप कोशिका को, वो लिपिड और प्रोटीन की ही बनी होती है। लेकिन पादप कोशिका के अंदर एक अतिरिक्त और झिल्ली होती है जिसको कहते हैं कोशिका भित्ति, और वह सेल्यूलोज की बनी होती है दोस्तों। उसके बाद वो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोशिका भित्ति क्या है, जिस प्रकार से लचीली जो कोशिका झिल्ली है जिस प्रकार लचीली, उस प्रकार कोशिका भित्ति जो है वो लचीली नहीं है। ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि जो है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली नहीं है। ये हर किसी पदार्थ को अंदर आने नहीं देती। यानी कि एक ही विलयन के अंदर जब आप एक पादप कोशिका को रखोगे यानी कि जो चीनी वाले घोल में, और आप एक जंतु कोशिका को रखोगे तो जंतु कोशिका जो है रिएक्ट ज़्यादा करेगी या उसमें पानी अंदर आएगा, वो पानी बाहर निकल जाएगा। लेकिन पादप कोशिका में ऐसा नहीं होता, क्योंकि पादप कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली के अलावा एक और झिल्ली भी होती है, कोशिका भित्ति, और वो जो है पानी को बाहर आने नहीं देती या अंदर जाने नहीं देती जब तक वो ना चाहे। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों कोशिका के अंदर जो है एक केंद्रक भी पाया जाता है, और इसके बारे में ज़्यादा अपने को नहीं पता रखना है। केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये हमें पॉइंट ध्यान रखना है। और केंद्र के चारों तरफ झिल्ली भी पाई जाती है, इसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये जो बॉक्स है यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप ध्यान से सुने। तो कोशिका का जो केंद्रक होता है, कोशिका के केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्रोमोजोम पाए जाते हैं। और क्रोमोजोम जब कोशिका का विभाजन होता है तो क्रोमोजोम अलग अलग हो जाते हैं, और क्रोमोजोम कैसे दिखने लग जाते हैं? छड़ाकार दिखने लग जाते हैं, यानी कि छड़ के जैसे दिखने लग जाते हैं। क्रोमोजोम किसके बने होते हैं? तो क्रोमोजोम बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। और डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम जीन कहते हैं, और जो कोशिका विभाजित नहीं होती उनमें डीएनए जो है क्रोमेटिन के रूप में रहता है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक बार वापस सुनो दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि जो हमारा कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर जो है ये कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर जो है हमारे क्या होते हैं? क्रोमोजोम होते हैं। क्रोमोजोम किसके बने होते हैं? ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोजोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। और वापस डीएनए की बात करें तो डीएनए के एक जो क्रियात्मक खंड होता है, उस क्रियात्मक खंड को हम जीन कहते हैं। और जब कोई भी कोशिका जो विभाजन नहीं करती, उसमें जो डीएनए रहता है वो किसके रूप में रहता है? वो क्रोमेटिन के रूप में रहता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और गुणसूत्र हमेशा जोड़ी के रूप में रहते हैं, और जब कोशिका जो गुणसूत्र हमेशा जो है इस प्रकार से जोड़ी के रूप में रहते हैं, और जब कोशिका का विभाजन होता है तो ये गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं, माने कि कोशिका के विभाजन के समय गुणसूत्र जो वो छड़ाकार हो जाते हैं। ये सारे पॉइंट दोस्तों मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब अगला हमारा पॉइंट है, ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती प्रोकैरियोट कहते हैं, और जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है यूकैरियोट कहते हैं। कोशिका झिल्ली की बात नहीं हो रही है, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक के बाहर जो झिल्ली होती है उसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनके केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली नहीं होती उन्हें हम प्रोकैरियोट कहते हैं। प्रो का मतलब होता है आदि, और कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक, यानी कि जो बहुत पुराने टाइप का जो केंद्रक है, यानी कि जिसके चारों तरफ झिल्ली नहीं है, उसको प्रोकैरियोट कहेंगे। और यूकैरियोट का मतलब हो गया वर्तमान समय का जो केंद्रक है, जिसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली है, उसको हम यूकैरियोट कोशिका कहेंगे। प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया भी करता है, प्रकाश संश्लेषण शैवाल भी करते हैं, प्रकाश संश्लेषण पौधे भी करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्लोरोफिल जो होता है वो झिल्लीदार पुट्टी का यानी कि थैले जैसी संरचना के साथ होता है। बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है बैक्टीरिया, और प्रोकैरियोट कोशिका होने के कारण इनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो एक थैले जैसी संरचना में होता है। लेकिन बाकी वाले पौधों में देखोगे क्लोरोफिल तो वो प्लेस्टिड में होता है। और प्लेस्टिड क्या होता है? एक कोशिकांग होता है, जिसके बारे में हम जो है इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। एक कोशिकीय जीव यानी कि जो बैक्टीरिया होता है, जब वो उनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, वो एक थैले जैसी संरचना में होता है। और जो यूकैरियोट कोशिका होती है यानी कि पादप कोशिकाएं, जिनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो प्लेस्टिड के अंदर होता है। अब देखते हैं दोस्तों कोशिका द्रव क्या होता है। तो कोशिका द्रव से पता चल रहा है कि कोशिका के अंदर पाया जाने वाला द्रव, उसको कोशिका द्रव कहेंगे।
तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ होता है। इसमें बहुत से कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें हम कोशिका के अंग कहते हैं। यानी कि ये झिल्ली कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जो है बहुत सारे जो है इस प्रकार से द्रव पाया जाता है और उसके अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका अंग पाए जाते हैं। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी हो गया, प्लेस्टिड हो गया, वैक्यूल्स हो गया, ये सारे इस प्रकार से कोशिका अंग पाए जाते हैं। और प्रत्येक अंग कोशिका के लिए बहुत अच्छे से कार्य करता है, विशिष्ट कार्य, अलग अलग कार्य करते हैं। और कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव मिलकर उनको क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। यानी कि कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर भी एक द्रव तरल पदार्थ होता है। तो कोशिका के तरल पदार्थ और केंद्रक के तरल पदार्थ को मिलाकर जो पूरा का पूरा तरल पदार्थ है उसको हम जीव द्रव कहते हैं। और सिर्फ कोशिका के जो द्रव पदार्थ होता है, तरल पदार्थ, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कोशिका द्रव कहेंगे। साइटोप्लाज्म कहते हैं इंग्लिश में उसको दोस्तों। अब कोशिका के अंगकों के बारे में पढ़ते हैं कि कोशिका के कौन कौन से अंग हैं। तो कोशिका के अंगों के बारे में नाम मैंने कई बार ले ली, बहुत से होते हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं। पहला है हमारा ईआर। तो हम पहले कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि इसको ईआर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रव्य जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बड़ा तंत्र होता है। अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, ये ध्यान रखा दोस्तों। ईआर जो है वो दो प्रकार की होता है। एक तो होती है आरईआर जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, यानी कि खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। और एक होती है दोस्तों एसईआर जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। आरईआर को रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो है छोटे छोटे जो है राइबोसोम होते हैं। और राइबोसोम को आपको पता है, राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री बना कहते हैं क्योंकि प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इसलिए जो है जब सूक्ष्मदर्शी से ईआर को देखते हैं तो इसके ऊपर राइबोसोम दिखते हैं और इसलिए हम इसको बोलते हैं आरईआर। अंतर्द्रव्य जालिका जो है दो प्रकार की होती है, खुरदरी और चिकनी। चिकनी को जो है एसईआर बोलते हैं और खुरदरी वाली को आरईआर बोलते हैं दोस्तों। राइबोसोम पर जो है प्रोटीन संश्लेषित होता है। आरईआर को तैयार प्रोटीन आवश्यकता अनुसार ईआर के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेजता है। आरईआर के ऊपर जो है, जैसे ये आरईआर है, इसके ऊपर राइबोसोम होता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन जो है इस आरईआर को देते हैं। और आरईआर क्या करता है, अन्य जितने भी भाग है, गोल्जी बॉडी हो गई या फिर और केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इन सभी को जो है प्रोटीन कौन भेजता है, आरईआर भेजता है। तो आरईआर के ऊपर राइबोसोम से जो है, राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है उनको आरईआर ले लेता है और आगे जो है बाकी कोशिकांगों तक भेजने का काम करता है। एसईआर जो है क्या करता है, वसा तथा लिपिड के अणुओं को बनाने में सहायता प्रदान करती है। तो वसा और लिपिड, वसा या लिपिड जो है उसके जो अणु बनते हैं उसके निर्माण के अंदर सहायता प्रदान कौन करता है, एसईआर करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर का एक और कार्य है कि कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्र के मध्य पदार्थों का मुख्य प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में परिवहन का काम करता है। यानी कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन के परिवहन के लिए जो है नलिका का काम करता है। कोशिका के दूसरे अंगों के लिए जो मैंने आपको बता ही दिया, तो कोशिका के दूसरे अंगों तक प्रोटीन पहुंचाने का काम कौन करता है, वो करता है आरईआर, या फिर आप ऐसे कर सकते हो ईआर का ही काम होता है। एक वर्ग के जंतुओं जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं, ये यकृत की सभी कोशिकाओं में एसईआर विष तथा दवा को निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमारी यकृत की कोशिकाओं के अंदर जो है एसईआर का क्या काम होता है, तो हमारे लीवर के अंदर एसईआर जो है वो विष तथा दवा को जो है निर्विषीकरण करते हैं। यानी कि अगर हमारे जो कोई भी दवा लेते हैं और उसका जो जहर होता है तो उस जहर को कम करने का काम कौन करते हैं, एसईआर करते हैं। अगला हमारा जो उपकरण है उसका नाम है, जो कोशिकांग है उसका नाम है गोल्जी उपकरण। और गोल्जी उपकरण इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसको जो है सबसे पहले वर्णन किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने किया था। तो कैमिलो गोल्जी द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का यंत्र होता है जो एक दूसरे से समांतर रूप में सजी रहती है। यानी कि ये ऐसे ऐसे समांतर रूप में होती है और इसकी जो है इनके बारे में गोल्जी ने बताया था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, गोल्जी उपकरण हो गया। यहां से आप लोग जो है कोशिका का चित्र देख सकते हो और कोशिका के अंदर आप बता सकते हो कि ये जो है केंद्रक होता है और ये खाली जगह होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये जो समानांतर दिख रहे हैं इनको गोल्जी बॉडी बोलते हैं। और ये जो आपको दिख रहे हैं जिसके ऊपर डॉट डॉट लगे होते हैं, ये कौन सी है, आरईआर है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। और उसके बाद बिना डॉट वाली है उसको हम लोग कहते हैं चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका।
ईआर में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। तो ईआर जो है, जो राइबोसोम से जो प्रोटीन लेगा वो कहाँ भेज देता है, गोल्जी उपकरण में भेज दिया जाता है। और गोल्जी उपकरण जो है बाकी कोशिकांगों या कोशिका से बाहर या कोशिका के अंदर दूसरी जगहों पर भेजने का काम करता है। गोल्जी उपकरण का एक और काम का है कि ये जो है लाइसोसोम का निर्माण करता है। गोल्जी उपकरण का एक और कार्य क्या है कि ये लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। तो गोल्जी उपकरण के आप नाम याद रख सकते हैं कि इनके जो है, इनके बारे में जो किसने बताया था, कैमिलो गोल्जी ने बताया था। और गोल्जी उपकरण जो है समानांतर होते हैं और इनका मुख्य काम होता है कि जो ईआर से जो प्रोटीन लेते हैं उस प्रोटीन को पैक करके कोशिका के बाहर या कोशिका के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और इनका एक और काम भी होता है कि लाइसोसोम का निर्माण भी कहाँ होता है, गोल्जी उपकरण में होता है। और अब अगला देखते हैं हम लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी एक संरचना होती है जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। आरईआर इन एंजाइमों को बनाते हैं। तो पाचक एंजाइम जो होता है लाइसोसोम के अंदर, हम लोग आपने पढ़ा होगा कि कोशिका की जो आत्मघाती थैली है वो लाइसोसोम को कहा जाता है। तो क्योंकि लाइसोसोम के अंदर जो है पाचक एंजाइम होते हैं और इन पाचक एंजाइमों का निर्माण कौन करता है, वो आरईआर करता है। तो ये पॉइंट आप आरईआर के बारे में ध्यान रख सकते हैं कि आरईआर जो है इन पाचक एंजाइमों का निर्माण करता है। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ रखते हैं। तो लाइसोसोम का काम है कि कोशिका के अंदर कोई भी अगर कोशिका अंग जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसको जो है पचाने का काम कौन करते हैं, लाइसोसोम करते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी कोशिकाओं में एंजाइम जो है कोशिकाओं को पाचित कर लेते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। जब कोई कोशिका जो है वो डैमेज हो जाती है या फिर कोशिका जो है वो मर जाती है तो उस कोशिका का जो लाइसोसोम है वो फट जाता है और उसके जो पाचक एंजाइम है वो उस कोशिका का पाचन कर लेते हैं। इसलिए हम उस कोशिका के जो है लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली के नाम से, सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। अगला हमारा कोशिकांग है, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा उत्पन्न करना। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोहरी झिल्ली की बना होते हैं, ऐसी मतलब दो झिल्लियों से बनी होती है। एक झिल्ली ऊपर होती है जो खुरदरी होती है और छिद्रित होती है, झिल्ली जो है छिद्रित होती है, और दूसरी झिल्ली अंदर के इसकी तरफ होती है, इस तरह ऐसे ही। तो दूसरी भीतरी वाली जो झिल्ली है वो कैसी होती है, वलित होती है, और बाहर वाली झिल्ली छिद्रित होती है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए जो अपने को ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो एटीपी के रूप में वो कौन बनाता है, वो एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत अद्भुत अंग है क्योंकि इसमें अपना जो है डीएनए और राइबोसोम होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोशिका का अपना राइबोसोम और डीएनए सब कुछ होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गन है या फिर ऐसा कोशिकांग है जिसका खुद का क्या होता है, डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। उसके बाद में आप ये भी ध्यान रखोगे कि प्लेस्टिड होता है, इसका भी खुद का राइबोसोम और डीएनए होता है। तो दो अंगों के नाम याद रखोगे कि किन किन कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं, खुद प्रोटीन निर्माण करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लेस्टिड इसमें आप याद रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, राइबोसोम होते हैं। प्लेस्टिड केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। प्लेस्टिड दो प्रकार के होते हैं। प्लेस्टिड जो है ओनली फॉर किस में पाए जाते हैं, प्लांट में पाए जाते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो रंगीन होते हैं दोस्तों, और एक होते हैं सफ़ेद। रंगीन को हम जो है क्रोमोप्लास्ट कहते हैं और सफ़ेद को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। और आपने कभी सुना होगा तो हम जो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं हमारी WBC, उनको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं क्योंकि वो सफ़ेद होती है। तो ल्यूको शब्द जो जहाँ पर भी यूज होता है वो सफ़ेद कलर के लिए यूज होता है। तो श्वेत रंग के लिए कौन सा कारक होता है, उत्तरदायी, या फिर कौन सा प्लेस्टिड होता है, वो ल्यूकोप्लास्ट होता है। और रंगीन कलर के लिए क्रोमोप्लास्ट होता है। और जिस क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है उस क्रोमोप्लास्ट को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो किस क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ प्लेस्टिड में भी अपना जो है डीएनए और राइबोसोम होता है। जो मैंने पॉइंट बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लेस्टिड को आप ध्यान रखेंगे कि क्योंकि इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है और इनके पास अपना खुद का क्या होता है, राइबोसोम होता है। अब अगला है रसदानियाँ। रसदानियाँ क्या होती हैं, जंतु कोशिकाओं में रसदानियाँ छोटी होती हैं जबकि पादप कोशिकाओं में रसदानियाँ जो है वो क्या करती है, बड़ी होती है। और इनका काम होता है तरल पदार्थों का संग्रहण करती है।
जो तरल पदार्थ होते हैं उनका संग्रहण करने का काम करते हैं। जो आपने ये देखा होगा, ये जो बड़ी बड़ी सी दिख रही है आपको ये वाली, ये रसदानियाँ हैं और इनके अंदर जो है वो क्या होता है, कोशिका द्रव होता है। और ये रसदानियाँ जो है वो जंतु कोशिका में छोटी होती हैं और पादप कोशिका में बड़ी होती है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसदानी में स्थित होते हैं। ये अमीनो एसिड हो सकते हैं, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक पदार्थ तथा कुछ अन्य प्रोटीन, सभी प्रकार के जो आवश्यक जितने भी पदार्थ होते हैं वो पदार्थ कहाँ संग्रहित रहते हैं, तो सारे तरल पदार्थ के रूप में होते हैं कोशिका के अंदर। और तरल पदार्थों का संग्रहण कहाँ होता है, रसदानियों में होता है। और रसदानियों की जो है साइज जो है वो एनिमल सेल के अंदर छोटी होती है और प्लांट सेल के अंदर बड़ी होती है। अब दोस्तों हमने कोशिका के सभी अंगों के बारे में पढ़ लिया। हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिया, हमने ईआर के बारे में, गोल्जी बॉडी के बारे में हमने पढ़ा, हमने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा, प्लेस्टिड के बारे में और रसदानियों के बारे में पढ़ा। अब हमारा अगला टॉपिक है जो है कोशिका विभाजन। कोशिका जो है एक कोशिका से दो कोशिकाओं से बनना, जो है कोशिका का टूटना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन। परिभाषा देख लेते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक दो मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। तो कोशिका विभाजन, एक कोशिका से दो कोशिका बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन की दो प्रमुख प्रक्रिया होती है। एक कौन सी होती है, एक होता है सूत्री विभाजन, जिसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन भी इसको बोलते हैं और इंग्लिश में इसको माइटोसिस बोलते हैं। और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन को जो है मायोसिस भी बोलते हैं। और कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जैसे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती है, उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। हमारे शरीर की अधिकतर कोशिकाएं, हमारे शरीर की जो है हाइट बढ़ रही है, हमारे शरीर की मांसपेशियां बढ़ रही है, हमारे शरीर की जो है बालों की ग्रोथ हो रही है। अब ये जो ग्रोथ हो रही है, ये ग्रोथ कोशिकाओं के विभाजन से हो रही है। और जब ग्रोथ के लिए जब कोई कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो उस विभाजन को हम कहते हैं सूत्री विभाजन। तो पूछ ले कि हमारे बालों की ग्रोथ के अंदर कोशिका का कौन सा विभाजन होता है, वो होता है समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन। और सूत्री विभाजन को समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो आप इसे नाम याद रख सकते हो कि सम से होता है समान, यानी कि जब एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनेगी तो उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी। यहाँ आप देख सकते हो 4 जोड़ी गुणसूत्र हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है बाहर समसूत्री विभाजन के बाद जो है वापस कितने गुणसूत्र रहेंगे, 4 गुणसूत्र रहेंगे। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मातृ कोशिका भी कह सकते हैं, विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है। और संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो है मातृ कोशिका से क्या होती है, समान होती है। और यह जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत में सहायता करती है। जैसे आपकी कहीं चोट लग गई तो वहाँ पर वापस कोशिका विभाजित हो गए, वापस वहाँ पर चोट भर जाएगी, तो इसमें कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और कुछ अपनी जनन कोशिकाएं होती है, जननांगों की कोशिकाएं होती है, जहाँ युग्मक बनते हैं, वहाँ पर कौन सा विभाजन होता है, वहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो यहाँ पे देख लें, जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं, जो निषेचन के पश्चात संतति का निर्माण करती है। अलग अलग प्रकार का विभाजन है, इसको हम क्या कहते हैं, अर्धसूत्र। इसमें 2 विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्र द्वारा विभाजित होती है तो 2 जगह जो है 4 नई कोशिकाएं बनती है। और नई कोशिकाओं में मातृ कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी होती है। यानी आप देख सकते हो कि 2 प्रकार से होता है, पहली फेज होती है, दूसरी फेज होती है। और 2 बार होने के बाद जो है इनकी कोशिकाओं की जो है, जब एक कोशिका से जब दो कोशिकाएं और 2 कोशिकाओं से जो है 4 कोशिकाएं बनती है, तो इनमें जो है गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी होती रहती है। तो इसलिए इसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। और यहाँ पे दोस्तों ये सारे के सारे पॉइंट हम लोगों ने देख लिए, जिनको आप जो है स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिसको आप लोग जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे हम जो है सेल वाले चैप्टर को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।